नमस्कार। हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी MBA HRD सेकेंड सेमेस्टर के छात्रों का यूनिट फर्स्ट के लास्ट पोर्शन में ये टॉपिक दिया हुआ है जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी होता क्या है, उसका क्या कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, क्या उसकी रोल है, क्या उसका इम्पोर्टेंस है और क्या उसकी लिमिटेशन है। हमने पहले भी कहा कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी को टच करता है। चाहे वो एल्टन मायो की बात हो, चाहे वो FW टेलर की बात हो, चाहे वो डिफरेंट फिलोसोफर जो मैनेजमेंट के हों, उनका कहीं ना कहीं से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो फ़िलॉसफी है वो बेस्ड होती है साइकोलॉजी पे। हम इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी को वैसे तो ग्लोबल कंटेक्स्ट में भी जानते हैं और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी को इंडियन कंटेक्स्ट में भी जानते हैं, लेकिन हमारे लिए ये ज़रूरी है चूँकि हमें इंडियन वर्क एनवायरनमेंट में ये चीज़ें अप्लाई करनी है, चाहे वो एटीट्यूड रिलेटेड चीज़ें हों, चाहे उसके बिहेवियर रिलेटेड चीज़ें हों, चाहे वो उसका मोटिवेशन हो, चाहे वो ह्यूमन इंजीनियरिंग एस्पेक्ट हो, चाहे वो एक्सीडेंट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा होता है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के लिए, उसके लिए पर्टिकुलर एक पूरा यूनिट में एक पर्टिकुलर आपको दिया हुआ है कि आपको इस यूनिट में पूरा केवल एक्सीडेंट्स के बारे में डिस्कस करना है। तो कहीं ना कहीं जो आपकी साइकोलॉजी है वो आपके काम को प्रभावित करती है और इसी को ध्यान में रख के इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का पेपर, जिसे कई जगहों पे ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी भी कहते हैं, उस तरह से उसको डिज़ाइन किया गया। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का जो इंडियन पर्सपेक्टिव है वो समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे आप इंटरनेट पे अगर खंगालेंगे तो आपको यूनाइटेड स्टेट्स का पर्सपेक्टिव मिलेगा, यूरोपियन पर्सपेक्टिव मिलेगा, बहुत सारे कंट्री कंटेक्स्ट में अलग अलग पर्सपेक्टिव मिलेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे इंडियन कंटेक्स्ट में इसको डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का, पहली बार जो जिक्र हुआ कलकत्ता यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च पेपर में 1920 में पहली बार इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी के बारे में एक रिसर्च पेपर पब्लिश्ड हुआ जिसमें ह्यूमन रिलेशन एस्पेक्ट्स, इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट्स की बात कही गई। एल्टन मायो जिन्होंने हार्थोन एक्सपेरिमेंट दिया था, उस कंटेक्स्ट को भी वहाँ पे हम कह सकते हैं कि लिया गया था और एक इंडस्ट्रियल सेटअप में एक प्रयोग किया गया, उस प्रयोग के बारे में उस पूरे रिसर्च पेपर में बताया गया। अगर हम इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का हिस्ट्री उठाएं इंडियन कंटेक्स्ट में तो 1920 में पहली बार इसका जिक्र एक रिसर्च पेपर में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में हुआ था। उसके बाद हम कह सकते हैं कि 1947 में लगभग 21 यूनिवर्सिटीज़ में साइकोलॉजी का एक अलग डिपार्टमेंट जो था वो केवल 3 यूनिवर्सिटी में पाया गया। 3 यूनिवर्सिटी थी जहाँ पे साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट था। ये अप्लाइड साइकोलॉजी के नाम से था, कभी ये इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी नाम से कोई डिपार्टमेंट नहीं हुआ करता था। तो ये भी एक इसकी हिस्ट्री है, ये इसका डेवलपमेंट है। लेकिन 1967 में कह सकते हैं कि लगभग 47 यूनिवर्सिटी में से आधे से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में जो है साइकोलॉजी एक अलग डिपार्टमेंट बनाया गया। तो इसी से हम समझ सकते हैं कि जैसे जैसे टाइम बीता वैसे वैसे लोगों ने इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंस को समझा और इंडस्ट्री कंटेक्स्ट में जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो कोलैबोरेशन ऑफ मैन विथ मशीन हो, जैसे ह्यूमन इंजीनियरिंग एस्पेक्ट कह सकते हैं, या फिर एटीट्यूड हो, बिहेवियर हो, या एक्सीडेंटल सेगमेंट को भी हम इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में इसीलिए शामिल करते हैं। तो अगर हम पूरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जाएं तो 1920 से लेके फिर 1947 में, 1947 इसलिए भी जाना जाता है कि इस समय हमें आज़ादी भी मिली थी। तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी को हम 2 एरा में भी बांट सकते हैं कि प्री इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये हम सबको पता है कि पहले जो ऑर्गेनाइजेशंस में वर्कर काम करते थे उनको जो काम कराने वाले लोग होते थे वो एक स्लेव मेंटेलिटी के साथ उनसे काम कराते थे, गुलाम। तो गुलाम का कोई राइट नहीं होता, गुलाम को जैसा उनका मालिक कहता है उस तरह से उन्हें काम करना होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बदला और हम इंडिपेंडेंट हुए, आज़ाद हुए, इस बात को रियलाइज़ किया गया। तो फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948 जो पहली बार आया, जिसमें वर्किंग आवर्स को भी डिफ़ाइन किया गया, जिसमें बहुत सारे प्रिविलेजेस वर्कर्स को दिए गए
जिसके आधार पे उनके वेलफेयर एस्पेक्ट, उनकी सेफ्टी एस्पेक्ट, बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया गया। तो कह सकते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के कंटेक्स्ट में जो इंडस्ट्रियल रिलेशन का कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है कि इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में जो हार्मोनियस रिलेशनशिप है वो तभी संभव होगा कि केवल वेस्टेड इंटरेस्ट एम्प्लॉयर के उसमें शामिल होंगे, कि एम्प्लॉयर तो हमेशा चाहेगा कि उसके ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट हो, प्रोडक्टिविटी हो, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ वर्कर्स नहीं होना चाहिए। यानी कि जो वर्कर वहाँ पे काम करते हैं उनको भी उनके वेजेस, सैलरी, रेम्यूनरेशन, उनको जो डिफरेंट फैसिलिटीज़ है, जो हैजार्डस प्लेसेस है जैसे कोल माइंस हो गया या केमिकल इंडस्ट्री हो गई, वहाँ पे उसको जो है उनके सिक्योरिटी और सेफ्टी और उसके साथ साथ उनके वेलफेयर का भी ध्यान देना होता है। तो फैक्ट्रीज एक्ट आ जाने के बाद हम कह सकते हैं कि एक तरह से एक वर्कर जो है वो प्रोटेक्टेड फील करने लगा। उसके बाद डिफरेंट तरह के, तो जैसे ही इंडस्ट्रियल सेगमेंट में हम बात करें तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का बहुत सारा इम्पोर्टेंस है, और प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस दोनों ही सेगमेंट में फैक्ट्रीज एक्ट, उसके बाद मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट और कंपनसेशन एक्ट, यानी कि लॉ के द्वारा एक तरह से प्रोटेक्ट किया गया एम्प्लॉयज़ के जो राइट्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट किया गया। तो ये बहुत ही ज़रूरी पेपर है अगर हम समझना चाहें तो, क्योंकि इससे हम बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के जिसको हम फुलफ़िल कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी को कोलैबोरेट करें तो बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो कि सिमिलर हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस में भी और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में भी। इंडस्ट्रियल रिलेशंस में एक एस्पेक्ट है, एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है ट्रेड यूनियन का। तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में जो ट्रेड यूनियन का रोल है वो भले ही वहाँ पे एक कह सकते हैं कि अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट रूप में है, लेकिन है। आप कह सकते हैं कि ट्रेड यूनियन का जो रोल है वो एक पूल का काम करते हैं। एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर की रिलेशनशिप कैसी होगी, अच्छी होगी, बुरी होगी, वो टोटली डिपेंड करता है कि वहाँ पे ट्रेड यूनियन की क्या स्थिति है। अभी इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो पहली बार जब 5 ईयर प्लान आया तो उसने टोटली जो है एग्रीकल्चर पे बेस्ड होके 5 ईयर प्लान बनाया गया था। लेकिन उसके बाद रियलाइज़ किया गया कि इंडिया जब आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद सुई से लेके हवाई जहाज़ तक हम खुद अपना मैन्युफैक्चर करें, हम खुद अपना प्रोड्यूस करें, जिससे इंडिया की जो इकोनॉमी है वो मजबूत हो सकती है। और उसी की कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज हम आत्मनिर्भर भारत की भी बात करते हैं, तो वो उसका एक डेवलपमेंट है। हमने पहले 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर को बेस बनाया, तो दूसरे, तीसरे, चौथे 5 ईयर प्लान में टोटली इंडस्ट्री को बेस बनाया, और इस समय इंडिया का बहुत सारा ग्रोथ, बहुत सारा जो कंसंट्रेशन था वो इंडस्ट्री सेंट्रिक था। तो कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी एक ऐसा एस्पेक्ट है जिसका जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट अगर हम देखें तो 1920 से लेके टिल डेट 2020 और 2021 इस समय चल रहा है, तो लगभग 100 ईयर्स का इसका डेवलपमेंट की जर्नी है। और इन 100 ईयर्स की डेवलपमेंट की जर्नी में हम अगर देखें तो हमें पता चलता है कि साइकोलॉजी पहले जो केवल अप्लाइड साइकोलॉजी की बात करता था, केवल एक इनटेंजिबल एस्पेक्ट की बात करता था, इसको ह्यूमन बिहेवियर के साथ जोड़ा गया, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के साथ जोड़ा गया। तो ये सारे बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, और जो डेवलपमेंट होता है वो हमें रिसर्च पेपर के माध्यम से पता चलता है। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट या रेम्यूनरेशन रिलेटेड या जॉब सेटिस्फेक्शन रिलेटेड बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का ही पार्ट है। साइकोलॉजी इसलिए भी ज़रूरी है कि हमें अगर इंसान को समझना है तो उसकी केवल जो एक संरचना है या जो उसका फिजिकल अपीयरेंस है उसके बेसिस पे ही नहीं समझा जा सकता। इंसान को समझने के लिए हमें उसकी साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो लगभग 100 साल में इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी वैसे तो फॉरेन का टर्म है, फॉरेन से आया और यूएस कंटेक्स्ट इसका बहुत ज़्यादा मिलता है, लेकिन इंडियन कंटेक्स्ट में भी बहुत सारे काम हुए। अगर हम नोबेल लॉरिएट अमर्त्य सेन की बात करें तो उनकी जो टोटल फिलॉसफी है वो
फिलॉसफी ऑफ स्केयरसिटी है। स्केयरसिटी बेस्ड इकोनॉमिक्स पे उन्होंने जो अपनी बातें कही, उसके बेस पे ही उनको नोबेल पुरस्कार मिला। तो वो सीधा सीधा बताता है कि हम कैसे अपने देश के लोगों की साइकोलॉजी को मजबूत करें। आत्मनिर्भर भारत भी एक तरह की सोच पे बेस्ड साइकोलॉजी है, जहाँ पे हमें अपने कंट्री के कंटेक्स्ट में सारी चीज़ों को प्रोड्यूस करना है, उसको जो है अपनी ही कंट्री में, लोकल फॉर वोकल, हमें अपनी ही कंट्री में उसको यूटिलाइज भी करना है। हमारा जो कह सकते हैं कि हमारा जो डिपेंडेंसी है दूसरी कंट्री पे, उसको घटाना है। तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी आप बहुत सारा जो इसका लिटरेचर है आप बुक्स से प्राप्त कर सकते हैं। इसका पर्पस हिस्ट्री को समझने का ये है कि अभी तक इसमें कितनी जर्नी इसने पूरी की, कितना इसने पूरा एक वक्त गुजारा, कितनी यात्रा पूरा की। तो 1920 से लेके आज 2020 यानी कि लगभग 100 साल तक, 100 साल के इतिहास में इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए जो कि हम लोग देख रहे हैं। आजकल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को कोलैबोरेट किया जा रहा है। ह्यूमन इंजीनियरिंग एस्पेक्ट पे अगर हम देखें, या एक्सीडेंट्स को भी अगर हम देखें, तो एक्सीडेंट पहले की अपेक्षा बहुत हद तक मिनिमाइज़ किए जा चुके हैं। हम एक्सीडेंट्स को ख़त्म तो नहीं कर सकते, घटा ज़रूर सकते हैं, और घटाने के पीछे सिक्योरिटी, सेफ्टी, ये सारी चीज़ें एक घटक है, एक फैक्टर है जो कि काम आता है। तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी एक ऐसा पेपर है जो कि अप्लाइड पेपर है। अगर आप इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार पेपर है। अब आज यूनिट फर्स्ट का ये लास्ट लेक्चर है, और इस लेक्चर को सुनने के बाद आप तीनों लेक्चर को एक साथ सुनिएगा, जिससे आप उसके रेलेवेंस को समझ पाएंगे। वैसे मैंने बहुत शॉर्ट में लेक्चर बनाया है, जिससे आप उसको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ग्रैस्प कर सकें, क्योंकि ज़्यादा बातें कहने से कई बार हम कुछ बातें भूल जाते हैं। तो अगर आप पॉइंट वाइज इसमें जो कुछ भी मैं बातें कह रहा हूँ उसके साथ साथ आप फर्दर स्टडीज़ भी करेंगे, क्योंकि फर्दर स्टडीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर आप फर्दर स्टडीज़ करेंगे तभी आप इस सब्जेक्ट का जो कोर है उसको समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना देर तक सुना। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अगले यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।